नमस्कार, डॉक्टर्स स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा जानकारी हम पहुंचा सकें। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कोरोना काल के दौरान बोलने और सुनने की समस्या और समाधान इस विषय पर। आपको भी यदि कोई प्रश्न हमें करना है और हमारे विशेषज्ञ से जवाब यदि चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। और हम बता दें, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु नागरकर, ऑडियोलॉजिस्ट। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोरोना संक्रमण के दौरान हम देख रहे हैं, दूसरा दौर जब कोरोना संक्रमण का चल रहा था तब बहुत सारे लक्षण देखने को मिले थे। पहले लक्षण से और अलग थोड़े लक्षण देखने को मिले थे। इस दौरान थोड़ा सुनने में भी समस्या देखने को मिली थी, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, ऐसा है कि जब ये दूसरा लहर आई, दूसरी लहर जी, तो उसमें ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स थे जी। तो पहले सिर्फ बुखार और सांस फूलना या सांस में दिक्कत, ऐसे लक्षण थे। लेकिन उसके बाद टेस्ट नहीं आना, स्मेल कम हो जाना जी, और कुछ लोग जो ज़्यादा देर तक अस्पताल में एडमिटेड थे जी हाँ, और उनको स्टीरॉइड्स दिए गए, तो उनमें कुछ लोगों ने ठीक होने के बाद ये कंप्लेन किया कि उनको मोटी आवाज़ें थोड़ी कम सुनाई दे रही हैं जी, जिसका मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसी में उनको हियरिंग लॉस कुछ लोगों में देखा गया जी। अब ये देखना पड़ेगा कि कितने लोगों में हुआ, क्योंकि एक किसी में आया तो ये हो सकता है कि उसको कुछ और भी बीमारी हुई हो कोरोना के साथ साथ जी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस में नॉर्मली हम देखते हैं कि हियरिंग लॉस हो जाता है जी। जैसे अगर मेनिंजाइटिस हुआ है या आपको मीजल्स हुए, मम्प्स हुए, कन्फिड जिसको बोलते हैं, तो भी उसके में इरिवर्सिबल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है जी। तो कोरोना में जो कुछ लोगों में देखा गया है वो है कि कान में भारीपन और आपको कान में सीटी की आवाज़ आना, जिसको टिनेटस बोलते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी में आपको थोड़ा सा सुनाई में कमी जी। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो पहले जाके सुनाई की जांच करवाएं। बिल्कुल, सुनाई की जांच करवाने के बाद ये पता लगेगा कि कितनी दिक्कत है, कि उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो सुनाई की जो दिक्कत आई है वो अगर इनर ईयर से रिलेटेड है जी, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, और अगर मिडल ईयर का कुछ प्रॉब्लम है तो दवाई देने से वो ठीक हो सकता है। कई बार जब ये यूनिलैटरल हियरिंग लॉस जी और अचानक से हो जाता है, सडन हियरिंग लॉस जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें अगर स्टीरॉयड देते हैं या इमीडिएटली अगर पता लगता है तो और एडमिट करने के बाद कुछ ट्रीटमेंट, नाइट्रोबिट पैच वगैरह लगाया जाता है, लेकिन उसमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो वो जब तक कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है तब तक हम नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आपको कोरोना हुआ, उसके बाद से आपको कान में सीटी की आवाज़ आ रही है, भारीपन लग रहा है, या लग रहा है कि एक तरफ से थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, तो जाके एक ENT विशेषज्ञ को मिलके अपनी सुनाई की जांच अवश्य करवाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, क्या बोलने में भी कुछ दिक्कतें आई हैं? देखिए, बोलने में एज सच तो दिक्कत नहीं होगी अगर आपका, क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन होती है तो हम बोलते हैं कि आप गर्म पानी पीते रहिए, भाप लेते रहिए। वो इसलिए कि आपको गले में खराश नहीं हो, गले की इन्फ्लेमेशन नहीं हो जी हाँ। तो उसके कारण आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन या आवाज़ जो है वो थोड़ी खराश है, वो वैसी दिक्कत हो सकती है जी। लेकिन जब तक और कोई दिक्कत नहीं है, तो कोरोना की वजह से अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी है और आपको कोरोना भी हुआ है, उसके चलते आपको अगर पैरालिसिस का अटैक भी हो गया, तो आपको बोलने की दिक्कत हो सकती है जी। वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम अफेजिया बोलते हैं जी। तो डायरेक्टली कोरोना हुआ और उसके बाद आपका आवाज़ चलेगी ऐसा नहीं होगा जी। लेकिन कोरोना के चलते आपका गला खराब हुआ, फेरेंजाइटिस हुआ, लेरेंजाइटिस हुआ, तो उससे आवाज़ में भारीपन आ सकता है। अगर आपको सुनने की दिक्कत हुई तो आपको थोड़ा, आपको स्पष्ट सुनेगा नहीं तो आप स्पष्ट बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो जैसा आप सुनेंगे वैसा ही आप बोलेंगे जी हाँ। और अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है तो उसके चलते
जैसे मैंने बोला कि अगर स्ट्रोक हो गया तो आपको अफेजिया या डिसार्थरिया जो कि न्यूरोलॉजिकल स्पीच प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इन दिनों जैसे कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत सारे काम जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे काम हो, लोगों के रोज़गार की बात हो। तो इस दौरान जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं तो उनके लिए क्या दिक्कतें आईं और उनको कैसे दूर करने का प्रयास किया गया? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के अंदर दिक्कत आई, ऑनलाइन एजुकेशन क्योंकि इतना सरल नहीं है। बिल्कुल। और जहाँ सुविधाएं नहीं हैं, जैसे दूर दराज के एरियाज जो हैं, और स्पेशली छत्तीसगढ़ में गांवों में या जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, जैसे जिनको सुनाई नहीं देता था और वो अपने सुनाई के लिए उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करवाई जी, तो जब तक आप रेगुलर थेरेपी नहीं ले रहे हैं तब तक आपकी स्पीच डेवलप नहीं होगी, लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। जी। या बच्चे को सुनता ठीक है लेकिन बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि है, उसके लिए वो थेरेपी के लिए जाता था जी। या बच्चे जो नज़र नहीं मिलाते हैं एक दूसरे के साथ, दूसरों के से थोड़ा सा अलग रहने की कोशिश करते हैं, जिनको हम ऑटिज्म बोलते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे बोलते हैं, उनको थेरेपी के लिए 1-to-1 होना ज़रूरी है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप घर में ये करवा लीजिए, हमने होम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिया और ऐसा हो जाएगा। तो उन बच्चों को बहुत दिक्कत हुई, पेरेंट्स को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा जी। लेकिन रायपुर में स्पेशली, क्योंकि मेकाहारा और एम्स जैसे 2 बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे टेलीमेडिसिन या टेली ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है, तो उसमें कोशिश ये की गई है कि हम लोग टेली ओपीडी के द्वारा पेरेंट्स से जुड़े, एक टाइम फिक्स करके एक स्लॉट देके, तो यहाँ से थेरेपिस्ट उनको सेशन देता है और वहाँ पे वो लोग जुड़ के, कुछ लोगों को हमने ये भी कोशिश की कि अगर वो अस्पताल में जैसे नहीं आ सकते जहाँ टेलीमेडिसिन का हो सके, तो अगर वो व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो कॉल करके या स्काइप पे या फेस टाइम पे कैसे भी अगर वो वीडियो के द्वारा जुड़ सके थेरेपिस्ट से, तो कम से कम ये है कि जो थेरेपिस्ट बता रहे हैं और जो पेरेंट्स कर रहे हैं उसमें एक सामंजस्य हम बिठा सकते हैं कि आपने जो बताया वो सही था कि नहीं, जो उन्होंने किया वो सही था कि नहीं। क्योंकि अब जैसे अगर किसी बच्चे को तुतलाने की समस्या है तो उसको तो हमें ये सिखाना पड़ेगा कि आवाज कहाँ से सही तरीके से निकाली जाती है। अगर हमने मुंह पे मास्क लगाया है तो उसको कैसे दिखाएंगे, वो समझ नहीं पाएगा। जी हाँ। तो इसलिए अगर पेरेंट्स को तो रोल जो है पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया जी। वैसे भी थेरेपी में हम बोलते हैं कि जब तक माता पिता का साथ ना हो तो हम लोग बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते जी। लेकिन कोरोना टाइम में और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया कि अगर हमने जो बताया वो पेरेंट्स ने समझ लिया और उन्होंने उस तरह से बच्चे को करवाने की कोशिश की, तो हमने ये बोला कि आप ये करवाइए जी। सेशन में जैसे हमने उनको दिखाया कि आप इस तरह से उसको सिखाइए, उसके बाद वो बच्चे को सिखाने के बाद उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोगों को भेज देते हैं। बिल्कुल। तो हम वो वीडियो रिकॉर्डिंग को एनालाइज करके ये देख सकते हैं कि उसमें कितना फर्क पड़ा है, वो सही तरीके से करवाया गया कि नहीं, और बच्चे को कहाँ बीच में और कुछ करवाने की जरूरत है। सो टेली ओपीडी या टेलीमेडिसिन जो है ये एक बून की तरह से एक बिल्कुल उसने बहुत लोगों को मदद की, क्योंकि जो लोग फिजिकली किसी भी प्रॉब्लम के लिए, सिर्फ स्पीच एंड हियरिंग नहीं, किसी भी और प्रॉब्लम के लिए नहीं आ पा रहे थे, तो उनके द्वारा वो डॉक्टर से जुड़ के अपनी बीमारियों का इलाज करवा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है कि मतलब इंटरनेट का, हाँ, टेली ओपीडी का आपने प्रयोग करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है ऐसे बच्चों के लिए। और हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने बताया इस दौरान कि जो बच्चा सुन नहीं सकता है वो उसको बोलने में भी तकलीफ होती है, तो वो किस तरीके से ये जुड़ता है, मतलब क्या ये बिल्कुल संभव है कि जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता? देखिए, ऐसा है कि जो हम बोलते हैं हम अपनी आवाज़ सुनते भी हैं जी, ठीक है, तो वो एक ऑडिटरी फीडबैक है हमारे लिए, और वो हमें आगे और बोलने के लिए कि हमें नेक्स्ट क्या जवाब देना है उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है जी। तो जब छोटे बच्चे हैं,
जब वो जैसे 6 महीने का बच्चा है तो 6 महीने तक हम बोलते हैं कि बच्चा जिसको सुनाई देता है जी। और वो बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनकी एक ही जैसी डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि 6 महीने तक बच्चे थोड़े से रोने की आवाजें निकालते हैं, बाबा बा मामा माँ की आवाजें निकालते हैं। तो अब वो बच्चा जिसको सुनाई देता है वो अपनी आवाजें जो निकालता है उनको एंजॉय करता है जी। और वो और बढ़ाता है और ज्यादा आवाजें निकालने की कोशिश करता है। जबकि जो बच्चा जिसको सुनाई नहीं दे रहा है वो धीरे 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 जो आवाज निकालनी शुरू की थी एज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसको भी बंद कर देता है। अच्छा। तो इसका मतलब है उसको सुनाई नहीं दे रहा है। जी, तो वो सबसे बड़ा एक लक्षण है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है कि अगर बच्चा सोते में आवाज जोर से हुई, चौंका नहीं, चौंक के वापस सो जाए जी, लेकिन अगर वो ऐसे चमका नहीं या चौंका नहीं तो उसको सुनने में दिक्कत तो नहीं है जी। अगर 6 महीने 8 महीने तक होते होते उसने बाबा मामा बाबा बाबा आ कुछ आवाजें निकालनी नहीं शुरू की जी, तो भी हमारे को एकदम से एक ये दिमाग में आना चाहिए कि हम इसकी सुनाई की जांच करवा लें। जी। आजकल बहुत सारी जगह पे नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स या यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में चल रहे हैं। और उसमें ये है कि अगर अस्पताल में डिलीवरी हुई है जी तो वो जरूरी है कि इससे पहले कि माँ और बच्चा डिस्चार्ज हो बच्चे की सुनाई की जांच की जाती है जी। बाकी सब तो उसका होता ही है एग्जामिनेशन, लेकिन सुनाई की जांच भी की जाती है कि एक हमें पता लग जाए। अगर उसने स्क्रीनिंग टेस्ट को पास किया तो 3 महीने और 6 महीने के फॉलोअप पे आना है जी। और अगर उसने स्क्रीनिंग पास नहीं किया तो उसको 15 दिन में दोबारा बुला के उसको हम लोग बच्चों को फॉलोअप पे रखते हैं 1-1.5 साल तक, जब तक कि वो बोलना नहीं शुरू करें। जब वो बोलना शुरू करते हैं इसका मतलब है कि उनकी सुनाई जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर बच्चे को सुनाई नहीं देता है और पहली या दूसरी जांच में ये पकड़ा जाता है तो हम बच्चे को श्रवण यंत्र पहले से लगा सकते हैं जी। ताकि वो नॉर्मल बच्चे की तरह से ही सुनाई उसकी आए और उसको ट्रेनिंग के द्वारा हम बोलना भी सिखा सके। क्योंकि बच्चे एनवायरनमेंट पे जो सुनते हैं उसी से सुन के बोलना पहले समझते हैं और उसके बाद वो बोलने की कोशिश करते हैं। तो जो बच्चा नहीं सुन रहा है उसको जब तक श्रवण यंत्र नहीं लगाया गया या फिर उसको कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी नहीं हुई है तो उसके बाद भी जब तक ट्रेनिंग नहीं है वो बच्चा बोलना नहीं सीखेगा। तो वो बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे, अभी देख लेते हैं संदेश। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। डॉक्टर्स स्पीक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कोरोना काल के दौरान बोलने और सुनने की समस्या और समाधान, इस विषय पर डॉक्टर अनु नागरकर ऑडियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब, इससे पहले आप बता रही थी कि किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, किन लक्षणों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि बच्चों में सुनाई देने की क्षमता नहीं है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कारण है, कारण क्या मान सकते हैं, ऐसे क्यों होता है कि बोलने और सुनने की क्षमता
ऐसे नवजात शिशुओं में हो जाती है? ऐसे है कि सुनाई ना देने के बहुत से कारण होते हैं जी। उसमें ये है कि हेरेडिटरी भी हो सकते हैं। अच्छा। और नॉन हेरेडिटरी भी हो सकते हैं। अगर बच्चा सिंड्रोमिक है उसको और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उसके तालू में सुराख है पैदा होने के टाइम ही, या उसका जो होंठ है वो कटा हुआ है जी। या उसकी जो कान के अंदर की जो हड्डियां हैं वही किसी कारण से बन नहीं पाई हैं, डेवलप नहीं हो पाई हैं, या इनर ईयर का पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सुनाई के लिए रहता है जिसको हम कॉक्लिया बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो कई बार ऐसा है कि जैसे गर्भावस्था में अगर माँ को चोट लगी है, माँ गिर गई किसी कारण से, उस समय में जब कान का डेवलपमेंट हो रहा है तो एक परमानेंट डैमेज हो सकता है। अगर मदर को कोई बीमारी थी, मदर को मीजल्स हुए या चिकन पॉक्स हो गया, उसके लिए उन्होंने कोई दवाई ली जिसका कि जो असर है जी अनुकूल नहीं रहा, प्रतिकूल असर पड़ा बच्चे के पर डेवलपमेंट के ऊपर। हाँ। क्योंकि वो सब डिपेंड करेगा कि किस समय में, कितने सप्ताह के अंदर वो हुआ है, कितने महीने में हुआ है, और उस समय बच्चे के कान का डेवलपमेंट चल रहा है तो उस समय ये हो गया। कभी सिजेरियन डिलीवरी हुई है और अगर आप जब बच्चे को सर के ऊपर उस समय फोर्सेप्स जो है, फोर्सेप्स डिलीवरी थी, लग गए तो दिमाग में अगर चोटी, तो सब कुछ तो दिमाग से कंट्रोल्ड है, बिल्कुल, तो वो दिक्कत हो सकती है। पैदा होने के बाद इमीडिएटली बच्चा रोया जी, तो हम हमेशा चेक करते हैं बच्चा रोया कि नहीं जी। तो अगर बच्चा नहीं रोया इसका मतलब है कि उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि बच्चा जब तक गर्भ में है तो उसका जो भी सिस्टम है वो मदर से रिलेटेड है, बिल्कुल। एक बार जब बच्चा बाहर आया तो रोने का मतलब है उसने अपना इंडिपेंडेंट जीवन शुरू किया जी। तो अगर वो बच्चा नहीं रोया इसका मतलब है कि दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, इसलिए बच्चे को थप्पड़ मार के थोड़ा सा पीट के हम लोग तो वो ये भी बोलते हैं कि बच्चा नीला पड़ गया। कितना नीला पड़ा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना देर के बाद रोया तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि दिमाग को कितना डैमेज हुआ है जी। और जो दिमाग को जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल नहीं, वो वापस नहीं हो सकता, एक बार हो गया तो वो हो गया। तो ये हो सकता है अगर बच्चा जब पैदा हुआ है उस समय हो सकता है कि बच्चे की सुनाई ठीक हो जी, लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा पीलिया हुआ कि उसका खून बदलना पड़ा तो उसमें भी हियरिंग लॉस के चांसेस रहते हैं जी। बच्चे को कोई मेजर इलनेस हो गई उसमें भी हो सकता है। बच्चे को अगर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये अगर हुआ या बचपन में कान कन्फेड हो जाता है कान के पीछे के, ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं जी, जी। बच्चे का हम बोलते हैं कि दिमाग में बुखार चला गया तो उसमें भी सुनाई में दिक्कत हो सकती है। तो कुछ जो है सिंड्रोमिक अगर हम लेंगे तो ये है कि जब हो रहा था उस समय कुछ जीन्स का म्यूटेशन हुआ उसके कारण उसको सुनने में दिक्कत है। लेकिन अगर बच्चा जो हम बोलेंगे कि प्रीनेटल अगर वो जन्मजात है जी, पेरीनेटल मतलब जब हो रहा है उस समय में हुआ, पोस्टनेटल का मतलब है डिलीवरी के बाद जो कुछ भी हुआ, बीमारी हुई या उसको कोई चोट लगी सर के अंदर, जो भी कारण हुए, अगर बच्चे के कान से मवाद आती है, पीक निकलती है। बहुत लोग गांव में जब पॉन्ड्स वगैरह में नहाते हैं तो वहाँ जानवर भी वहीं नहाते हैं, लोग बाकी लोग भी वहीं नहाते हैं, तो उसके कारण भी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण कान से पस आती है, मवाद आती है, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अगर वो ज़्यादा देर हो जाए, वो देर तक वो चलता जाए कि वो मवाद निकल रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो शुरू में वो होगा कि मिडल ईयर का प्रॉब्लम है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा जिसको दवा से ठीक किया जा सकता है। या अगर पर्दे में सुराख हो गया है तो हम लोग उसको ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं जी। लेकिन अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग हो गया तो वो क्रॉनिक हो जाता है, फिर उसको वो ठीक नहीं कर सकते। तो अगर इनर ईयर में प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला कॉक्लिया नहीं बना है, कोई बोन्स नहीं बनी है, या नर्व का डेफनेस है जी, तो उसके वजह से जो हो रहा है उसको हम सेंसरी न्यूरल डेफनेस बोलते हैं। अच्छा। तो बच्चों में तो ये होता ही है जी, हाँ। लेकिन एज के साथ साथ जैसे कुछ लोगों में 45 के बाद, कुछ में 55 के बाद, कुछ लोग तो 70 की उम्र में भी बहुत अच्छा सुनाई देता है। बिल्कुल। तो ये अलग वेरी करता है, बट हम बोलते हैं कि एज रिलेटेड चेंजेस बॉडी में जो आने शुरू होते हैं
वो 45 से 50 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो आपको चेक करवाते रहना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए जाके जांच करवाएं, और अगर आपको सुनाई की मशीन की ज़रूरत है तो सुनाई की मशीन लगाएं। अगर वैसे ही मैनेज हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल स्पीच जो है हमारी वो अराउंड 60 डेसिबल्स रहती है, तो अगर 30-40% का जो लॉस है तो उसको सुनाई की मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस आपका जॉब ऐसा है जिसमें आपको हर बारीकी के बारे में जानना ज़रूरी है। जी। जैसे कोर्ट में अगर जज बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, जी हाँ, तो उनका जो रीडर है अगर वो उसकी सुनाई ठीक नहीं है, या जो लॉयर जो बहस कर रहे हैं उनकी अगर सुनाई में कुछ दिक्कत है, तो उनको पूरी बात पता नहीं लगेगी, फिर वो तो इधर का उधर केस ही मिसकम्युनिकेशन से बिगड़ जाएगा। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान देने वाली बात है कि अगर कुछ समस्या आती है तो आप ENT स्पेशलिस्ट से जाकर मिलें और जांच कराएं। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है, सुना है, पढ़ा भी है, कई लोगों की आवाज़ अचानक चली जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखिए ऐसा है, जो अचानक से आवाज़ चली जाती है उसको हम अफोनिया बोलते हैं। ए मीन्स नहीं है, फोनिया मीन्स आवाज़, अफोनिया। जी, ठीक है। तो अब जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, पढ़ाते पढ़ाते क्या पता नहीं, जी, अगर कोई सास बहू घर में रहते हैं, वो पढ़ाती नहीं, कुछ नहीं करती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो अचानक एक दिन सुबह उठी और बहू की आवाज़ नहीं है, तो उसमें साइकोलॉजिकल रीजंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम बोलते हैं कि अगर अंदर ही अंदर आपके मन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कोई फायदा नहीं है, कितना भी बोल लो, कुछ कर लो, कुछ होता नहीं है, आपने जॉब कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी मजबूरी है, जी हाँ, आपका शौक नहीं है, हाँ, तो उसमें साइकोलॉजिकली वो आपका इतना जो है इमोशनल अपहेवल रहता है, वो इतना प्रेस होता रहता है, प्रेस होता रहता है कि एक दिन आएगा तो उसमें आप बिल्कुल मुंह खोलेंगे और आवाज नहीं आएगी। अच्छा। पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा होगा, तो उसके लिए डिटेल उनका साइको एनालिसिस करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। कभी कभी ये है कि जैसे गले का कैंसर है जी, तो गले के कैंसर में लैरिंक्स निकाल दिया, उसको तो हम आवाज की डिबिया ही बोलते हैं, जी हाँ, वो निकाल दिया तो भी पेशेंट अफोनिक ही हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन वो तो एक कारण है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि अचानक से जो आवाज चली गई, कभी कुछ दुर्घटना वश भी ऐसा हो जाता है। अगर कॉर्ड में जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो बोलने की पत्तियां हैं, जो ऐसे हिलती हैं जिनसे आवाज आती है, जी हाँ, उसमें अगर कोई इंजरी हो गई तो भी ये होता है कि आवाज चली जाती है जी। अगर दोनों पत्तियों के बीच में अगर कोई नोड्यूल हो गया है या पॉलिप है, तो ये मिलनी चाहिए ऐसे, अच्छा, मिल नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि एक नोड्यूल हो गया है तो ये आपस में मिल नहीं पा रही है, तो बीच में से जो आवाज है वो खाली हवा की आवाज आ रही है। अच्छा, कैसे ऐसे ऐसे आवाज आएगी, तो वो है। तो इसलिए आपको पहले जाके एक अपना जांच करवानी पड़ेगी, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करवानी पड़ेगी। जी, जी। अगर लैरिंक्स नॉर्मल है, मिल रहे हैं, इसका मतलब है साइकोलॉजिकल रीजन है। अच्छा। अगर वहाँ पे पॉलिप है या कोई नोड्यूल है, इसका मतलब है कि एक प्रॉब्लम है जिसका हमें उपचार करना पड़ेगा, और उसके बाद में आवाज जो है वो ठीक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। कभी कभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी वर्दी होने पर या खांसी आने पर भी गला बैठ गया, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी इसी प्रकार से उसको जो हम बोलते हैं कि लैरिंजाइटिस हो गया, मतलब लैरिंक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो वहाँ अगर कंजेशन है तो बीच में आवाज आती है, कभी आती है, कभी चली जाती है, कभी पतली हो जाती है, कभी ऐसे, तो बीच में ऐसे है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि भाप लीजिए या एंटीबायोटिक का एक कोर्स कर लीजिए, तो उससे आवाज़ में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, एक्टिव इन्फेक्शन है, तो हम बोलते हैं कि आप जितना कम हो सकता है उतना कम बात कीजिए। जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो सुनने और बोलने की क्षमता जो है वो बनी रहे, बच्चों में ये समस्याएं ना आए, चाहे वो गर्भ के दौरान हो चाहे वो बाद में हो, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैटरनल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ के खान पीन का जो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो, और ये कि ये नहीं कि अब 6 महीने हो गए हैं, 7वां महीना चल रहा है, खाली डिलीवरी के लिए अस्पताल में जाना है, बीच में दिखाने के लिए नहीं गए, क्योंकि जब से आपका ये
पता लगा है कि आप गर्भवती हैं जी, तब से आपको वो आयरन है, कैल्शियम है या और जो विटामिन्स हैं, फिर तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपकी खाने में क्या क्या होना चाहिए, क्या ऐड करना है जी, ठीक है, उसका ध्यान देना है। प्लस ये कि कोई आप बीमार ना हो तो रेगुलर चेकअप होना ज़रूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब गर्भवती हैं तो आप ऊंची हील के सैंडल नहीं पहने। अच्छा, क्योंकि आप फ्लैट पहनते हैं, ऊंची हील के सैंडल में पैर मुड़ने का थोड़ा सा डर रहता है, और डर अगर वो होगा तो आप जोर से गिरेंगे, अच्छा, तो चोट लगेगी। तो वो सब चीज को बचाने के लिए हमेशा बोलते हैं कि आप फ्लैट चप्पल, कंफर्टेबल चप्पल या हाँ, कंफर्टेबल जूते पहनिए, जिससे कि आपका पाँव मुड़ने का कम रहे। जी हाँ। और उसके बाद ये कि आप लगातार दिख जाइए। आजकल तो अल्ट्रासाउंड के अंदर तीसरे या चौथे महीने में हमें कि बच्चे को कोई सिंड्रोमिक प्रॉब्लम तो नहीं है या उसको कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, वो पता लग जाता है। तो जिससे ये फैसला करने में आसानी रहती है कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं जी। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो उनको बताएं कि आपके परिवार में हस्बैंड की साइड में, वाइफ की साइड में, दोनों साइड में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या सुनाई में दिक्कत या मंद बुद्धि कोई भी हो तो ज्यादा चौकन्ने रहते हैं ट्रीटिंग डॉक्टर ये देखने के लिए कि कोई और पाथ में प्रॉब्लम नहीं हो। जी डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हम समझते हैं कि हमारे दर्शक भी इसका लाभ अवश्य उठाए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार। Thank you.